अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और एमकेट रिव्यू बायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 2 का रिव्यू करने लगे हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। ना दिस इज़ द फर्स्ट पेज। ये चैप्टर बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इन्वॉल्व हो जाती है और बायोकेमिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो जाती है जब भी हम ऐसे केमिकल्स की बात करते हैं जो कि लाइफ के साथ एसोसिएटेड है। अब इस पेज के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर 2-3 रीजंस दिए हुए हैं कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है, वाई मॉलिक्यूलर नॉलेज इज़ इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तीनों दे के एक चौथा रीज़न दे दें हम जो कि फॉल्स रीज़न हो और मैं आपसे पूछने के भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गुड रीज़न टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये रीजंस जो हैं इनको एक बार गो थ्रू कर लिए गए। ये प्रोवाइड करते हैं वो रीजंस के जो कि बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री की सिग्निफिकेंस है, बायोकेमिस्ट्री की अहमियत है। ये मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है जब मैंने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है जी। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन के ऊपर आज हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जाती है 70-90% ऑफ वाटर है, तो ये भी मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट। इसके ऊपर 2 तरह के क्वेश्चन मैंने देखे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट, तो वो आपको पता है वाटर है। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इज द ऑर्गेनिक वन, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है वो क्या होता है, तो वो प्रोटीन्स है, ठीक है। प्रोटीन्स 50% होती हैं सेल के अंदर ड्राई वेट की अगर हम बात करें, अगर आप वाटर को निकाल दें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक वाटर भी इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं, तो तब भी आंसर वाटर ही होगा। ड्राई वेट क्या होता है, वाटर को एवापोरेट अगर हम कर दें तो जो बच जाता है वो ड्राई वेट होता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ड्राई वेट के अंदर के डिफरेंट सब्सटेंसेस की कॉम्पोजिशन आपने देखी होगी। 6 एलिमेंट्स जो हैं इनके नाम आपने याद रखने हैं। ये 6 नाम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड सल्फर। कितना परसेंट ये बनाते हैं बॉडी का हमारे, तो वो 98% है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं ना कि 99.9% डीएनए जो है वो सबका सारे इंसानों का सेम है, 0.1% की वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो हमारे पास हमारा जो 98% कंपोजिशन है वो बेसिकली इसी चीज़ की वजह से बना हुआ है। सबका 98% कंपोजिशन जो है वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट पेज के ऊपर इसका एक चार्ट है। इस चार्ट के अंदर 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़, अच्छा ये एटॉमिक वेट वगैरह ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो केमिस्ट्री अगर ढंग से पढ़ी है तो ये पता होगा, बट यहाँ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ यूटिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी के अंदर ये किस फॉर्म के अंदर आती है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आती है। हाइड्रोजन देखें अलग से नहीं आ रहा, हाइड्रोजन आ रहा है, वाटर की फॉर्म है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के तौर पे। नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में नहीं है बल्कि नाइट्रेट और अमोनियम की फॉर्म में है। फॉस्फोरस भी फॉस्फेट्स की फॉर्म में है और सल्फर जो है वो सल्फेट की फॉर्म में। तो ये वो फॉर्म है कि जिसके अंदर बॉडी जो है वो इसे यूटिलाइज करती है। देन अगर हम बात करें तो कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये फंक्शन है, ठीक है। कुछ आपको अंदाज़ा है। कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन वो है, बैकबोन है, और ये फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो ग्लूकोज, वो अगेन वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं हाइड्रोजन लेने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपको पता है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, और ये हाइड्रोजन जो ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो इसी में से आता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि दिए हुए हैं इन एलिमेंट्स के कि किस फॉर्म में यूटिलाइज होते हैं और फंक्शन कहाँ यूटिलाइज होते हैं बॉडी के अंदर, कहाँ ज़रूरत पड़ती है। परसेंटेज बाय वेट ना तो मुझे याद है, ठीक है, ना मैं आपसे कहूँगा याद रखने के लिए। अगर आप याद रखना चाहिए, याद रखने के सबसे इन 6 में से भी सबसे ज़्यादा क्या है और इन 6 में से सबसे कम क्या है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बन है और सबसे कम जो है वो सल्फर है। एक क्वेश्चन जो मैं बना सकता हूँ इस पर वो ये है कि मैं आपको ये 6 के 6 दे दूँ, इनकी वो ना दूँ, परसेंटेज ना दूँ, और मैं आपसे बस इतना कह दूँ कि इसे करेक्ट सीक्वेंस में जो है वो प्लेस कर दें, अरेंज कर दें कि कौन सबसे ज़्यादा है और कौन सबसे कम। तो आपको बस इन्हें एरो वाइज जो है, जैसे कार्बन सबसे पहले है, फिर हाइड्रोजन है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन। तो आपको इस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये करेक्ट सीक्वेंस है जिस तरह से ये बॉडी के अंदर होते हैं विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा जो है, सबसे ज़्यादा वाला जो है वो सबसे पहले है, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जा सकता है। तो इसका सीक्वेंस आपको बताना चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये बताना चाहिए कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा कौन है, ठीक है। कंपोजिशन परसेंटेज आप भले ना याद रखें। अच्छा जी, यहाँ कुछ नहीं है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर कंपोजिशन दी हुई है और वो किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है बैक्टीरियल सेल का मेमेलियन सेल से। अब इसके अंदर जो मेरे मुताबिक याद रखने वाली चीज़ है वो डीएनए और आरएनए। उसका रीज़न ये है कि अगर आप बाकी चीज़ें देखें तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये चीज़ें कम हैं एज़ कम्पेयर टू द मेमेलियन सेल। वाटर की बात नहीं कर रहे हम। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो 15 है, मेमेलियन सेल के अंदर 18 है, तो ये भी ज़्यादा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी मेमेलियन सेल में ज़्यादा है और लिपिड भी ज़्यादा है। वो क्या चीज़ है जो बैक्टीरियल सेल में
बैक्टीरियल सेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द मेमेलियन सेल, तो वो डीएनए है 1% जो है वो डीएनए है, जबकि 0.25% डीएनए मेमेलियन सेल में पाया जाता है। और आरएनए जो है अगेन 6% और यहाँ पे 1.10%। तो ये दो चीज़ें जो अगर आप याद रख लें कि ये बैक्टीरियल सेल के अंदर ज़्यादा है, मेमेलियन सेल के अंदर कम है। ठीक है जी। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन बैक्टीरियल सेल एज कम्पेयर टू द मेमेलियन सेल। अच्छा भाई, वाटर की अगर हम बात करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको बताना चाहिए, ये तो आपको हमेशा से पता है। ठीक है, अभी भी हमने बात की ना। व्हाट इज़ द पोलर मॉलिक्यूल, ये पता होना चाहिए। इसके अंदर कौन सी टाइप की एडिशनल बॉन्डिंग होती है वो आपको बताना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, जिसकी वजह से डायपोल्स बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पोल्स बनते हैं। देन ये ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी, ठीक है, बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर क्यों बिहेव करता है, क्योंकि ज़्यादातर पोलर मॉलिक्यूल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसका खुद का नेचर पोलर है। लेकिन खाली पोलर नहीं होते, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी डिज़ोल्व होते हैं। तो इस पे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इस पे क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि भाई आपको 5 एग्जांपल्स दे दें मॉलिक्यूल्स की, 5 नाम दे दिए आपको मॉलिक्यूल्स के, और आपसे पूछ लेंगे कि भाई इनमें से कौन सा जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो यूजुअली पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो नॉन पोलर के अंदर सारे नहीं होते। तो जो यूजुअली नॉन पोलर आपको सब्सटेंस नज़र आएगा उसमें से आपको कोई आइडेंटिफाई करना होगा जो कि डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हो सकता है 4 पोलर दे दें और 1 नॉन पोलर दे दें, तो पोलर डिज़ोल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर नहीं होगा। ठीक है जी। स्लो टू एब्जॉर्ब एंड रिलीज हीट, इसे हम कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पूरी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये किस चीज़ को जो है वो स्पेसिफाई कर रही है। और इसका आपको एडवांटेज पता होना चाहिए। एडवांटेज इनका यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, हाँ ये रहा। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू वार्म अप। ठीक है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, हम वाटर की बात कर रहे हैं, तो 1 ग्राम वाटर है और इसका टेम्परेचर जो है वो सपोज कर लें 25 डिग्री है, और आप चाह रहे हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाए 26, यानी आप 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपको इसे कुछ हीट देनी पड़ेगी। तो वो अमाउंट हीट का जो है वो कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर को बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, किस लिए, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। इसका बायोलॉजिकल फ़ायदा क्या है, तो बायोलॉजिकल फ़ायदा ये है कि आपका सेल जो है वो 70-90% वाटर से बना है, तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं वो कंसिस्टेंटली चल रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होते, आपके एंजाइम्स भी बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, अगेन इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो देनी पड़ती है। देखें, एक तो लिक्विड फॉर्म में है वाटर, तो वाटर को अगर आप वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम कहते हैं हाई हीट ऑफ। क्यों, एडिशनल बॉन्डिंग मौजूद है जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है ना वो एक दूसरे से दूर जाना नहीं चाह रहे, गैस की फॉर्म में नहीं आना चाह रहे। अब इसका फ़ायदा ये है कि भाई इधर आप देखें तो वाटर नीड्स टू लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म आइस। अब ये उल्टा हो रहा है। देखें भाई, अगर आपके पास है वाटर, ठीक है, ये है लिक्विड, और आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वेपर में, तो आपको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेकिन बैकवर्ड भी अगेन जो है वो आपका पॉसिबल है कि अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसके अंदर, आइस के अंदर, तो आपको इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो निकालनी पड़ेगी, यानी वाटर में से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालेंगे तब जाके ये कन्वर्ट होगा आइस के अंदर। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये फ़ायदा इसलिए देती हैं कि वाटर जो है वो एक अच्छा मीडियम है, वो एक बेटर मीडियम है जो कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म भी नहीं होता, ठीक है, और बहुत जल्दी ये फ्रीज़ भी नहीं होता। तो आपने एनॉमलस एक्सपेंशन भी, एनॉमलस बिहेवियर भी पढ़ा होगा वाटर का, जिसकी वजह से ये होता है कि पानी, ऊपर का पानी जम जाता है और नीचे का पानी नहीं जमता समंदर के अंदर, तो वो जो एक्वाटिक लाइफ है वो जो है वो सर्वाइव करती रहती है। तो ये वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इस काबिल बनाती हैं कि लाइफ को सपोर्ट कर सके। देन वाटर एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, आपको बताना चाहिए एम्फोटेरिक क्या होता है। वाटर बिहेव करता है बफर के तौर पे, आपको बताना चाहिए बफर क्या होता है। ठीक है जी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा चैप्टर के अंदर। कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स, मैंने जो है वो असेंट ऑफ सैप का टॉपिक एक्सप्लेन किया चैप्टर नंबर 14 में। उसमें मैंने समझाया कि कैसे वाटर की कोहेसिव फोर्स यानी अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, वाटर के साथ जो है वो कोहेसिव फोर्स है, और वाटर की जो किसी सरफेस के साथ है, यानी अगर वो जाइलम के अंदर चढ़ रहा है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो जाइलम के साथ अट्रैक्टेड है, ये एडेसिव फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं ये वाटर को एक्सीलेंट मीडियम बनाती हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम बनाती हैं, और ये जो है वो हेल्प करती हैं असेंट ऑफ सैप के अंदर। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज आपको बताना चाहिए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि ओरिजिनली ऑर्गेनिक का मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि ये मॉलिक्यूल सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर बनेंगे। अब जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये वो मॉलिक्यूल है कि जिसके अंदर कार्बन बेसिक एलिमेंट होता है और वो कोवेलेंटली बाउंडेड होता है हाइड्रोजन के साथ। ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे। एक है हमारे पास मोनोमर, ठीक है। मोनोमर जो है ये स्मॉल यूनिट होता है जिसके बहुत सारे ऐसे यूनिट मिलने से जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है पॉलीमर। अब आपको मोनोमर और पॉलीमर तो नहीं देंगे, आपको देंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको 4 पॉलीमर दे दूंगा और 4 मोनोमर दे दूंगा और मैं बता दूंगा कि किस पॉलीमर का मोनोमर कौन सा है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन इज अ पॉलीमर, ठीक है, तो इसका मोनोमर आपको पता होना चाहिए अमाइनो एसिड होता है। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हैं हमारे पास पॉलीमर्स और ये बने होते हैं छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। सिमिलरली फैट्स ये बड़े यूनिट होते हैं, ये बने होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, तो ये इसके मोनोमर्स हैं। और न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये मोनोमर हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के। तो ये 4 एक तरफ दे दूंगा, 4 एक तरफ दे दूंगा, मैं कह दूंगा मैच कर दें। देन मोनोमर्स की जॉइनिंग जो है उसे कंडेंसेशन कहते हैं। अगर इसमें ऐसा हो रहा है कि भाई वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है तो इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये अगली डायग्राम में मैं दिखाता हूँ। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये प्रॉपर एंजाइम करवाता है और उस एंजाइम को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसका उलट जो है वो हाइड्रोलिसिस कहलाता है। वाटर अगर ऐड हो जाए किसी मॉलिक्यूल के अंदर और वो ब्रेक हो जाए अपने मोनोमर्स में तो वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। ये हमारे पास जो डायग्राम है इस तरफ ये एज इट इज़ दी जा सकती है। अब इसमें अगर आप देखें तो ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, ठीक है। इस मोनोमर के पास एक OH लगा हुआ है, इस मोनोमर के पास एक H लगा हुआ है। जब ये करीब आएंगे तो OH और H जो है ये भाग जाएंगे एक दूसरे के साथ, वाटर बन जाएगा और यहाँ पे जो जगह बनी और यहाँ पे जो जगह बनी इससे इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरफ जो एरो आ रहा है ना ये बेसिकली कंडेंसेशन को शो कर रहा है या इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। और अगर मैं इसे पलट दूँ, इस डायग्राम को पलट दूँ तो ये कुछ ऐसी दिखेगी कि मोनोमर्स जुड़े हुए हैं और ये टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं, वाटर की एडिशन की वजह से, तो ये हाइड्रोलाइसिस है, ठीक है जी। तो आपकी बॉडी यही करती रहती है। जब आप खाना खाते हैं तो आप बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स खाते हैं, ठीक है, पॉलीमर्स खाते हैं, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, उन पॉलीमर्स को तोड़ तोड़ के मोनोमर्स बनाते हैं। फिर वो मोनोमर्स आपके ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है, ब्लड से टिश्यूज़ में चले जाते हैं और टिश्यूज़ में जाने के बाद उन्हीं को जोड़ जोड़ के दोबारा से पॉलीमर्स बनाया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस चल रहा है बॉडी के अंदर और कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस चल रहा है, बस यही काम हो रहे हैं दोनों। अच्छा जी, कार्बन के बारे में कुछ बातें। एटॉमिक नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपको याद है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। ये पता होना चाहिए कि इसके पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये टेट्रावैलेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं इनकी आपको डायग्राम थोड़ी सी माइंड में रखनी है। वैसे तो आसान है, जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, सेकंड ईयर पढ़ लिया है, उनके लिए तो आसान है। तो ये एज इट इज़ डायग्राम देके पूछा जा सकता है कि ये किस स्ट्रक्चर को ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये लीनियर है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। ये ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच नज़र आ रही है हमें, और ये साइक्लिक है, ठीक है, ये घूम के आ रहा है, ये साइक्लिक है। ये शो कर रहा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो बस ये इसमें से डायग्राम देके पूछा जा सकता है, वैसे तो बेकार क्वेश्चन है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इनका जो ड्राई वेट है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज़्यादातर एक्टिविटीज़ यही करते हैं सेल के अंदर। नाम जो है इसका वो किसने सजेस्ट किया था ये याद रख लें, और उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई किया था एज अ वाइटल कंपाउंड, वो किसने किया था वो याद रख लें, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके अलावा हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो होता है। ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, कुछ ज़्यादातर में ऑक्सीजन भी होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, इसी वजह से इसे नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं। और इसके अंदर प्रोटीन कह रहा हूँ, फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये 6 कंपाउंड चाहिए थे ना, तो उसके अंदर जो फास्फोरस और सल्फर है ये यूजुअली किसके अंदर मिलते हैं हमें, ये यूजुअली प्रोटीन्स के अंदर मिलता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक के टिश्यूज़ के, ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी का जिसके अंदर ये पाए ना जाते हो, क्योंकि हर सेल की जो मेम्ब्रेन है वो बनी होती है किससे, उससे लिपिड्स और प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। हर सेल के अंदर एंजाइम होते हैं। हर सेल के अंदर जो है वो आपके डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो ये तमाम सेल्स जो है, हर सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन एरियाज़ के अंदर पाया जाता है। कुछ सोर्सेज हैं, ये अगर याद रखना चाहें तो याद रख लें ना। अमाइनो एसिड से बने होती हैं प्रोटीन्स, हमें पता है। तो इनके दरमियान जो लिंकेज होती है, जो बॉन्डिंग होती है, वो पेप्टाइड लिंकेज होती है। कितने बेसिक अमाइनो एसिड हैं, 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो कि पाए जाते हैं।
प्रोटीन्स के अंदर, कहाँ से कहाँ तक, वायरस से लेकर इंसान तक, ठीक है। तो वायरस इतना छोटा सा है और इंसान जो है वो इतने बड़े हैं, लेकिन 20 बेसिक वो हैं 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, उन्हीं के आगे पीछे होने से हमारी तकरीबन सारी प्रोटीन्स जो है वो मिलके बनी होती हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है मेनली। इसके अंदर आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए, कौन सा ग्रुप क्या है, ठीक है। इसको हम हाइड करके जो है वो दे सकते हैं, वैसे तो बहुत आसान है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से किस चीज़ की चेंजिंग की वजह से जो है वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से चेंज होते हैं, तो वो ये रेडिकल है, जिसे साइड चेन भी कहता है। ये 3 रेडिकल चेंज करके आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दी है, ये एज इट इज़ आपको पता होनी चाहिए। आपको मैं ये डायग्राम देके पूछ लूँगा कि भाई ये कौन सा अमाइनो एसिड है, तो आपको 20 के 20 नहीं याद रखने, लेकिन आपको ये 3 ज़रूर याद रखने, क्योंकि आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं। लिंकेज बहुत आसान है। पेप्टाइड लिंकेज किस तरह से होती है, एक तरफ से हाइड्रोजन निकलता है, एक तरफ से OH निकलता है, दोनों के दरमियान जगह बनती है और यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे आप पेप्टाइड लिंकेज का नाम देते हैं, ठीक है जी। हाँ, ये एक लाइन देखें, मैंने पहले ही बताया था कि बुक के अंदर लिखा हुआ है कि प्रोटीन हम तब कहते हैं चेन को जब उसके अंदर मोर देन 100 अमाइनो एसिड हो, लेकिन अगली लाइन में ये कह रहे हैं कि सम प्रोटीन्स आर स्मॉल इन साइज हैविंग लेस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई एक वो है हमारे पास एक चेन है कि जिसके अंदर 100 से कम अमाइनो एसिड है, तो बता दें इसको क्या कहेंगे। तो आप जो है वो पॉलीपेप्टाइड का वर्ड जो है आपने याद रखना है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड ना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के अंदर 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, इसमें आपको एग्जांपल्स लाजमी याद रखनी है, कौन किसकी एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कि मैं इंसुलिन दे के पूछ लूँ कि भाई ये इसमें कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, या दूसरा आपको बॉन्डिंग लाजमी याद रखनी है, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सीधा है, इसके अंदर एग्जाम्पल इंसुलिन है और इसके अंदर बॉन्ड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसकी एग्जाम्पल आपके हेयर्स है और स्पाइडर्स वेब है। इसके अंदर जो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है, जो ट्विस्टेड स्ट्रक्चर बनता है हेलिक्स, वो किस लिए बनता है, क्योंकि एडिशनल बॉन्डिंग आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड बॉन्डिंग। तो मैं आपको ये दे सकता हूँ कि भाई एक ऐसा स्ट्रक्चर के जिसके अंदर, एक प्रोटीन का ऐसा स्ट्रक्चर के जिसके अंदर हाइड्रोजन और सल्फाइड बॉन्डिंग की वजह से ट्विस्टिंग आ रही है, वो कौन सा स्ट्रक्चर। अब मैंने कहीं पर भी सेकेंडरी की बात नहीं की, मैंने कहीं पर भी एग्जाम्पल की बात नहीं की, मैं बॉन्डिंग दे के आपको पूछ सकता हूँ, या मैं एक चार्ट बना सकता हूँ, एक तरफ मैं चारों के नाम दे दूँ, ठीक है। एक तरफ मैं चारों के नाम दे दूं, ठीक है, प्रोटीन के, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, क्वाटरनरी हो गया। एक तरफ मैं बॉन्डिंग दे दूं, ठीक है, और एक तरफ मैं एग्जांपल दे दूं। किसी एक पार्ट के अंदर जो है ना वो तीनों चीज़ें करेक्ट होंगी किसी एक डब्बे के अंदर, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा डब्बा है कि जिसके अंदर नाम भी करेक्ट दिया हुआ है, बॉन्डिंग भी करेक्ट दी हुई है और एग्जाम्पल भी करेक्ट दी हुई है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टर्शरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कैसा होता है, 3 डायमेंशनल फोल्ड होता है, ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, लाइसोसोम है। यूजुअली ज़्यादातर एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, वो टर्शरी की एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन तो पहले भी थी, ये एडिशनल बॉन्डिंग आ गई आयोनिक, और अब ये वाली जो बॉन्डिंग है ये पहली वाली से डिफरेंट है। ये सिर्फ सल्फाइड बॉन्ड था, ठीक है, एंड दिस इज द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डबल सल्फर आ रहा है। नाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, इसके अंदर 2 और मोर सब यूनिट्स होते हैं। अब तक एक सिंगल सब यूनिट की बात हो रही थी, अब यहाँ पर 2 और मोर सब यूनिट्स या पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाई जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम्स दी हुई हैं, ये डायग्राम्स आपको लाज़मी पता होनी चाहिए, ठीक है जी। सिंपल डायग्राम देके पूछा जा सकता है। देन क्वाटरनरी के अंदर आपको बताना चाहिए 2 तरह के होते हैं, एक होमोजेनस होता है कि जिसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं या जो चेन्स हैं वो एक ही जैसी होती हैं, और हेड्रोजेनस के अंदर डिफरेंट होती हैं। हेड्रोजेनस की एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है, जो कि हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। होमोजेनस की बच्चे एग्जाम्पल पूछते हैं, तो एक एग्जाम्पल आप याद रख लें, कोलेजन। ये प्रोटीन होती है जो कि आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर से पाई जाती है, लेकिन स्पेशली आपकी बोन्स में पड़ी है आपने और कार्टिलेज के अंदर पड़ी है। तो ये कोलेजन के अंदर 3 चेन्स होती हैं और वो तीनों एक ही जैसी होती हैं, ठीक है। तो ये होमोजेनस क्वाटरनरी की एग्जाम्पल में आता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है कि क्या क्या प्रोटीन्स के फंक्शन है। स्ट्रक्चरल केबल, ठीक है, आपने सेल के अंदर भी पढ़े हैं, क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन जो है आपने पढ़ा है, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट है या माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या इंटरमीडिएट है, तो वो प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। देन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल के अंदर भी, अगेन साइटोस्केलेटन के तौर पे, और आउटसाइड भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैकेनिकल, लाइक लिगामेंट है या फिर आपके जो टेंडन है, तो ये तमाम जो है ये इसके अंदर आ जाते हैं। एंजाइम्स के तौर पर बिहेव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, हार्मोन के तौर पर बिहेव करते हैं, मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, ग्रोथ फैक्टर, सेल्स की ग्रोथ करवाते हैं, जीन एक्टिवेटर के तौर पे काम आते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर के तौर पे, ट्रांसपोर्टर के तौर पे आपको पता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि सेल के अंदर होल्स बनाती हैं या कैरियर के तौर पर बिहेव करती हैं। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मॉलिक्यूल्स, एंटीजन्स खुद, और फेब्रिन जो है जो कि क्लॉटिंग के अंदर काम आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा प्रोटीन्स आर पोटेंशियल एनर्जी सोर्स, इनमें से एनर्जी निकाली जा सकती है। यूजुअली ये काम तब किया जाता है जब आपके पास ना कार्बोहाइड्रेट हो और ना ही आपके पास लिपिड्स हो।
तो आखिरी ऑप्शन के तौर पे, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे प्रोटीन्स को तोड़ा जाता है। जब भी वो बच्चे या वो लोग कि जिनकी डाइट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, खाने को नहीं मिलता, उनके मसल्स बहुत पतले हो चुके होते हैं क्योंकि वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है। और आपको पता है इसकी वजह से एक प्रॉब्लम भी होती है, जब मसल ब्रेक डाउन होता है या जब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन्स कम हो जाती हैं, तो आपको पता है एक बीमारी, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फ्लूइड है वो ब्लड में से निकल के जमा होने लगता है टिश्यू में, जिसे आप एडिमा कहते हैं। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा मेनली, और साथ में उसमें ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, अब इसके अंदर देखें आपको वो नज़र नहीं आ रहा, नाइट्रोजन नज़र नहीं आ रहा है, इसके अंदर आपको फास्फोरस और सल्फर नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के अंदर फास्फोरस और सल्फर मेनली पाया जाता है। नाइट्रोजन तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर में मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, तो ये एज वाटर होता है, यानी 2:1। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनमें रेशियो तो यही होता है, जैसे कि एल्डिहाइड है, उनमें रेशियो यही होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनमें ये रेशियो नहीं पाया जाता बट वो कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आता है। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है ना वो डेफिनेशन डिफरेंट है। उसमें हम कहते हैं कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड, के जिसके अंदर बहुत सारे OH लगे हुए होते हैं और इनके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। बट खैर बायोलॉजिकली आपको ये डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए। बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम आते हैं और स्टोरेज सब्सटेंस। ठीक है, एक तो स्टोरेज सब्सटेंस, दूसरा मेन इनका जो काम है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी के तौर पर एनर्जी के लिए मेन फ्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और बिल्डिंग मटेरियल के अंदर अगर आप प्लांट्स के अंदर देखें तो सेलुलोज जो है बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे काम आ रहा है। देन काइटिन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिल के काम आता है। ठीक है, अगर आप ड्राई वेट देखें तो ये 1% है। प्रोटीन का कितना था, प्रोटीन का 50% था, जबकि कार्बोहाइड्रेट 1%, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम होता है। आप जो देखें प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अमाइनो एसिड में टूटेगा, और अमाइनो एसिड जब आपकी बॉडी में आएंगे तो आप उससे दोबारा प्रोटीन बना देंगे, तो बॉडी का कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनेगा और वो काम कर रहा होगा, बॉडी में ही रहेगा। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं, ये एनर्जी के साथ, ये फ्यूल के तौर पर है। तो आप क्या करेंगे, ग्लूकोज लेंगे, एब्जॉर्ब होगा, वो उसके ज़रिए गुजरेगा, क्रैब साइकिल के ज़रिए आप उसे कन्वर्ट कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और आप बाहर निकाल देंगे। दैट इज़ वाई दे आर वेरी लेस, 1% बाय वेट। जनरली कॉल्ड शुगर और सैकराइड इन्हें कहते हैं। साथ ये स्वीट होते हैं कि सिवाय किसके, पॉलीसैकराइड। जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं वो स्वीट नहीं होते, बाकी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो यूजुअली स्वीट होता है। इन्हें डिवाइड किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। देखिए इनका जो मोनोमर है उसे हम कहते हैं मोनोसैकराइड। ये सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी बेसिस के ऊपर कितने मोनोमर्स जो हैं पाए जाते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर इनके 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोसैकराइड, ओलिगो और पॉली। मोनो का मतलब सिंगल सिंगल, तो ये एक एक मोनोमर अलग अलग ज़िंदगी गुजार रहा है, तो ये मोनोसैकराइड्स हैं। ओलिगो का मतलब कुछ, तो इसमें 2 से लेकर 10 तक आते हैं, और पॉली का मतलब 10 से ऊपर। मोनोसैकराइड को सिंपल शुगर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपको फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेंगे, ये टूट जाएगा। ठीक है, इनका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, CnH2nOn। आपको यही देके पूछा जा सकता है कि भाई एक मोनोसैकराइड है मेरे पास, कि जिसके अंदर 5 ऑक्सीजन है, मुझे बता दें उसके अंदर कार्बन कितने होंगे। तो आपको अगर फार्मूला पता है 5 ऑक्सीजन है तो 5 ही कार्बन होंगे, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो उसका डबल होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हुई है, आपको नज़र आ रहा है। 6 कार्बन है तो उतने ही ऑक्सीजन और डबल हाइड्रोजन है। 5 कार्बन है तो 5 ऑक्सीजन है, डबल हाइड्रोजन है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पता होने चाहिए मोनोसैकराइड्स की। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ये स्वीट होते हैं, ये वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, स्वीट टेस्ट होता है, और सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो पूछा क्या जा सकता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोसैकराइड। ठीक है, तो ये चारों दे देंगे और 5वां दे देंगे कि इनसॉल्युबल इन वाटर, या 5वां दे देंगे कि नॉट हैविंग अ स्वीट टेस्ट या बिटर टेस्ट। ठीक है जी, मोनोसैकराइड को फर्दर, अच्छा अब इन्हें क्लासिफाई किया जाता है। पहले तो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स। अब आप मोनोसैकराइड के अंदर यानी सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट में फर्दर देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन की बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो किसी मोनोसैकराइड के अंदर 3 कार्बन होंगे, जैसे इसमें कितने, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसकी बेसिस के ऊपर यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। तो ट्रायोज एक ऐसा मोनोसैकराइड है जिसके अंदर 3 कार्बन है। ठीक है, टेट्रोज के अंदर 4, पेंटोज में 5, हेक्सोज में 6। इसमें से जो आपको याद है वो ये है, ये नाम आपने चैप्टर नंबर 11 के अंदर पढ़े हैं। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे एक ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट बनता है और एक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन वाला है, बीच से अगर आप तोड़ेंगे तो 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपने नहीं पढ़ा। ठीक है, इसको छोड़ दें। राइबोलोज आपने पढ़ा है, राइबोज ही पढ़ा है, ये आरएनए में पाया जाता है, और राइबोलोज ही पढ़ा है। ठीक है, तो आपसे अगर मैं इसे लिंक करूँ ना चैप्टर से, तो मैं पूछ सकता हूँ कि भाई जब ग्लूकोज टूटता है, ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज टूटता है तो उससे
कौन सी टाइप के मोनोसेक्राइड बनते हैं, तो मैं आपको ये 5 जो है वो नाम दे दूंगा, ठीक है, किस इनमें से कौन सा मोनोसेक्राइड जो है वो फॉर्म होता है, तो उसमें ट्रायोज बनते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि आरएनए के अंदर कौन सा मोनोसेक्राइड पाया जाता है, तो वो पेंटोज है, ठीक है। राइबोज जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, पेंटोज की। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कैल्विन साइकिल के अंदर जो मॉलिक्यूल जो है वो रिसीव करने आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो किस मोनोसेक्राइड की कैटेगरी के अंदर आता है, तो वो बेसिकली राइबोलोज है, ठीक है। राइबोलोज बायफॉस्फेट आपने पढ़ा होगा। बाकी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आपको पता है 6 कार्बन वाले हैं, तो ये इस तरह से क्वेश्चन दिया जा सकता है। इनकी लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं, तो ग्लूकोज राई फ्रूट के अंदर, पके हुए फलों के अंदर पाया जाता है, स्वीट कॉर्न एंड हनी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा स्टार्च के अंदर, स्टार्च बेसिकली क्या है, ग्लूकोज की लंबी सी चेन है। शुगर केन, शुगर केन के अंदर अकेला नहीं होता बल्कि फ्रक्टोज के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इन दोनों के मिलने से बनता है सुक्रोज, ठीक है जी। फ्रक्टोज मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज है। ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज है, लेकिन 6 कार्बन वाला कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा है, तो वो फ्रक्टोज है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रूट शुगर, फ्रूट से मेनली पाया जाता है। गैलेक्टोज ये अकेला नहीं मिलता बल्कि मेनली आपको मिलता है किसके साथ, ग्लूकोज के साथ मिला हुआ मिलता है, और ये लैक्टोज बनता है। ये आपको यहाँ पर डाइसेक्राइड मिल जाएंगे। ये हमारे पास लैक्टोज है। लैक्टोज बेसिकली एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें 2 छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर बनाते हैं। ओलिगो किसे कहते हैं, 2 से 10, अगर एक था तो मोनो, अगर 2 से 10 छोटे छोटे यूनिट मिले हुए हैं तो हम उसे ओलिगो कहते हैं। इसके अंदर भी फर्दर डिवीजन होती है। सबसे ज़्यादा ओलिगो जो पाए जाते हैं वो ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 2 होते हैं, तो इनको अलग कर दिया, इन्हें हम कहते हैं डाइसेक्राइड, और 3 से 10 वाले जो हैं उन्हें हम कहते हैं डेक्स्ट्रिन, ठीक है। तो बुक के अंदर डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है, बुक के अंदर डेक्स्ट्रिन की एग्जाम्पल्स नहीं है। अच्छा जी, और क्या इसके अंदर, ये 3 एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। सुक्रोज किसके मिलने से बनता है, ये मैं आपको ब्लैंक करके दे सकता हूँ कि सुक्रोज जो है ये पूरी इक्वेशन में दे सकता हूँ। मैं आपको ये ब्लैंक कर दूंगा, ये ब्लैंक कर दूंगा, और ये ब्लैंक कर दूंगा, और मैं आपको खाली सुक्रोज दे दूंगा, ये पूरी मैं लाइन दे दूंगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, और यही क्या चीज़ लिबरेट हो रही है। तो देखिए आपको पता है ना, 2 मोनोसेक्राइड जब मिलते हैं तो एक वो बनता है, एक 2 मोनोमर जब मिलते हैं तो एक बड़ा यूनिट बनता है जिसके नतीजे में वाटर रिमूव होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहलाता है। सिमिलरली ये आपको बताना चाहिए, ये आपको बताना चाहिए कि किस में कौन कौन से सब यूनिट्स पाए जा रहे हैं। सुक्रोज ये डाइसेक्राइड है, केन के अंदर पाया जाता है, केन शुगर भी कहते हैं, मोस्ट प्लांट्स के अंदर ये पाया जाता है। शुगर केन बीटरूट केन की वो है। लैक्टोज मेनली मिल्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। माल्टोज माल्ट के अंदर पाया जाता है, इसको माल्ट से निकाला जाता है, ठीक है। स्प्राउटिंग बार्ली, स्प्राउटिंग मैंने एक्सप्लेन किया स्प्राउटिंग बार्ली क्या है, जिसको नहीं पता वो देख ले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट है कि जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, और अगर इनको तोड़ा जाए तो इनमें से बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो है वो निकलते हैं, ठीक है। इसकी 3 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सबसे पहली स्टार्च है। स्टार्च को रिजर्व फूड के तौर पर कहा जाता है। ये प्लांट्स के अंदर पाया जाता है मेनली, और ये डिफरेंट सोर्सेस हैं इनके, डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये पाया जा रहा है। वैसे सारे प्लांट्स जो हैं वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। किससे बना हुआ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर स्ट्रेट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम उसे नाम देते हैं अमाइलोज का। और अगर उसके अंदर कोई ब्रांच आ जाए, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट जा रहे थे और यहाँ से ब्रांच आ गई, सो दिस इज नोन एज अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। तो ये दोनों तरह के स्टार्च होते हैं। इनसॉल्युबल इन वाटर है क्योंकि पॉलीसैकेराइड है, और आपको ये भी पता है कि इसका टेस्ट जो है वो स्वीट नहीं होगा क्योंकि पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, अब मज़े की बात क्या है, स्टार्च को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल शुगर में। जाहिर है ना, अगर इसे आपने स्टोर किया है जब आपके पास बहुत ज़्यादा फूड थी, अब नहीं होगी तो इसे तोड़ेंगे और इससे ग्लूकोज निकालेंगे। तो कौन सा एंजाइम है जो ये काम करता है, तो आपने पढ़ा है अमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। और डायरेक्टली ग्लूकोज के अंदर नहीं कन्वर्ट करता बल्कि माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये माल्टोज क्या है, तो आपने पीछे देखा था कि माल्टोज वो मॉलिक्यूल होता है कि जिसमें 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, ठीक है जी। सेलुलोज की अगर हम बात करें तो सेलुलोज अगेन एक ग्लूकोज का पॉलीमर है, ये भी ग्लूकोज के मिलने से बना होता है, और ये भी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये सिर्फ स्ट्रेट चेन होता है, इसके अंदर कोई ब्रांचिंग मौजूद नहीं होती। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो सेलुलोज है। 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट जो सबसे पाया जाता है, सबसे ज़्यादा देखिए 6 कार्बन वाला कौन है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो फ्रक्टोज है। ग्लाइकोजन अगेन एक रिजर्व पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। ये पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, लिवर और मसल टिश्यू ऑफ एनिमल के अंदर। तो एनिमल, फंजाई और बैक्टीरिया। प्लांट्स स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फंजाई, एनिमल्स और बैक्टीरिया स्टोर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, अगेन इनसॉल्युबल इन वाटर है। स्वीट टेस्ट इसका भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज के बारे में कुछ एडिशनल बात यहाँ पर लिखी हुई है
कि सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, और जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो बेसिकली जिस यूनिट से बनती है उसे हम कहते हैं माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, अब ये जो माइक्रोफिब्रिल है ये खुद जो बना होता है वो 80 सेलुलोज। तो देखिए हमारे पास एक सेलुलोज का मॉलिक्यूल है, इस तरह के 80 सेलुलोज। ठीक है, 80 सेलुलोज जब मिलते हैं तो ये मिलके बनाते हैं माइक्रोफिब्रिल, और माइक्रोफिब्रिल से मिलके बहुत सारे माइक्रोफिब्रिल से मिलके बनती है सेल वॉल। ठीक है, तो ये कुछ सीक्वेंस जो आपने याद रखना है। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दे आर पोटेंशियल सोर्स, दे आर एक्चुअली द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इन्हीं से एनर्जी जो है वो निकाली जाती है इनिशियली, उसके बाद लिपिड्स में जाया जाता है, और उसके बाद जो है वो जाया जाता है प्रोटीन्स के ऊपर। ये स्टोरेज के तौर पर भी बिहेव करते हैं। अभी हमने देखा कि ग्लाइकोजन स्टोरेज के तौर पर बिहेव करता है, स्टार्च स्टोरेज के तौर पर बिहेव करता है। ठीक है, इसके अलावा बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर मैंने बताया कि सेलुलोज प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है, काइटिन जो एक्सोस्केलेटन बनाता है एनिमल्स का, इसके अंदर भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रोटीन के साथ, एंड दे फॉर्म कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटीन से रिलेटेड एक तरह के क्वेश्चन मैंने रेड स्पॉट के अंदर सॉल्व करवाए हैं, कि जिसके अंदर वो आपको देते हैं नंबर ऑफ अमाइनो एसिड देते हैं। ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि भाई अगर इतने इतने अमाइनो एसिड मिलकर एक वो बनाना चाहें, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना चाहें, तो कितनी तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बन सकती हैं। तो ये किस तरह से सॉल्व होता है, ये मैंने रेड स्पॉट वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा, उसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं।